हेलो साथियों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, पहली क्लास में हम आपको अपना परिचय और जो मैं पढ़ाने आया हूं उस सब का परिचय दे चुका हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक वह क्लास ना देखी हो तो आप जाकर के पहले वह क्लास अवश्य देख लें। आपको हमारे बारे में और क्या हम पढ़ाएंगे उसके बारे में सब जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैंने उस वीडियो में बताया था आप लोगों को मैं एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए, वह बैच स्टार्ट हो चुका है और उस बैच का सबसे पहले तो हम आपको नाम बता देते हैं कि उस बैच का नाम है हमारा देख पा रहे हैं साथियों, उस बैच का नाम है हमारा आरंभ बैच 2026-27। ये रहा आपके उस बैच का नाम, आरंभ बैच, जिसकी आज हम एक डेमो क्लास आप लोगों को देंगे और आप लोगों के साथ हम एक बात और चर्चा करने वाले हैं जिस बैच के विषय के बारे में रहेगी कि हम मैथ विषय का बैच है और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की बिल्कुल फुल बुक्स, जो है एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को अध्याय 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से सारे क्वेश्चनों को लेकर अंतिम अध्याय यानी कि प्रायिकता, जो आपका एनसीईआरटी में अब 14 अध्याय के रूप में है, उसके अंतिम क्वेश्चन तक आपको एक एक क्वेश्चन विथ PYQ के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आपको बता देते हैं कि जो आपका ये सिलेबस है वो फुल एनसीईआरटी बेस होगा, फुल एनसीईआरटी बेस रहेगा। ठीक है साथियों, तो आपका जो सिलेबस होगा वो फुल एनसीईआरटी बेस रहेगा और सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे यह क्लास चलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यह क्लास आज से यह बैच स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बोला था कि मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शॉर्ट वीडियो नहीं, हम आपको बैच का नाम, फुल सिलेबस और उसके साथ हम आपको पूरी जानकारी एक बड़ी वीडियो के साथ देंगे और उस वीडियो में हम आपको डेमो में 1 या 2 सवाल भी करवाएंगे। और यदि आपको यह सवाल समझ में कम आते हैं या नहीं भी आते हैं तो आपको टेंशन करने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सवाल वही लोग समझ पाएंगे जो पहले से पढ़े हुए हैं। क्योंकि इस सवाल में हम एडवांस लेवल, एक सवाल तो हम ऐसा करवाएंगे आपको जो कठिन सवालों में से माना जाता है। और साथियों, यदि आप वह सवाल ना ही समझ पाएँ या कुछ थोड़ा बहुत भी समझ पाएँ तो आप बिल्कुल कर पाएंगे हमारे साथ, क्योंकि जब हम बैच स्टार्ट करेंगे और बैच की पहली क्लास लेकर आएंगे, आज तो डेमो क्लास है, तो उसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है या प्लस माइनस प्लस होता है, हम आपको यह भी बताएंगे। बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं करनी है, ना ही कोई चिंता करनी है। चलो तुम आपको बताते हैं कि 1-2 सवाल लगवा कर कि आप लोगों का डेमो कैसा चलेगा। यह सिर्फ डेमो क्लास है। बैच जब स्टार्ट होगा, जब बैच की क्लास आएगी, कल से वह क्लास स्टार्ट होंगी इसी टाइम शाम 7 बजे, तो उसमें आपको बिल्कुल ही चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर पहले से बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको बीच बीच में पढ़ाएं या और आपका कोर्स पूरा कराने की हम बिल्कुल गारंटी लेते हैं। बहुत से बच्चे नवंबर में चिल्लाने लगते हैं, अरे सर कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो नवंबर तक आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, और हम यहाँ पर भी आपका रिवीजन करवाएंगे। बिल्कुल अभी थोड़ी बोर्ड की प्रॉब्लम है, उस वजह से चलता मतलब जैसा चलेगा तो चलाएंगे, लेकिन बहुत जल्द ही हम आपको एक डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे आप सभी के लिए और उसी पर अपनी पढ़ाई आगे जारी रहेगी। ठीक है साथियों, तो आइए हम आपको एक डेमो क्लास के रूप में बताते हैं। तो हम यहाँ पर पहले थोड़ी डाल देते हैं कि जो अपना बैच रहेगा इसका नाम होगा आरंभ बैच। आरंभ बैच में आज
डेमो 1 रहने वाला है। और इस डेमो 1 में हम आप लोगों को एक सवाल लगा रहे हैं जो PYQ है और अध्याय 1 का ही है। अध्याय 1 का एक PYQ सवाल है जो आपके NCERT का ही है। हम इसी में देख के बताते हैं आपको। यह सवाल जो रहा है आपका, यह प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 का है NCERT के माध्यम से। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इसमें HCF दिया गया है और LCM निकालना है। इसमें क्वेश्चन है जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है HCF 306 और 657 9। इसका HCF 9 दिया गया है यानी 9 दिया गया है और LCM 306657 इसका निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, हम आप लोगों को बता दें। और यह सवाल PYQ भी है यानी कि पहले आ भी चुका है। चलो आइए हम आपको यह सवाल लगवाते हैं। तो आप लोगों ने एक इसमें फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, हम आपको पहले दिखाएंगे भी, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला के माध्यम से लगेगा, जिस जैसे एक सूत्र होता है, शुद्ध होता है क्या कि A इंटू V बराबर HCF कौन सा A और B का इंटू LCM कौन सा A और B का। यह फॉर्मूला होता है साथियों। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको एक ही सवाल 4 बार बताएंगे। साथियों आपका HCF 306 यानी 306 और 657 का 9 यानी 9 दिया गया है। LCM निकालना है। यह आपका एक PYQ का सवाल है जो अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको HCF दिया गया है, LCM निकालना है। एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है A गुणा V यानी A इंटू V, HCF A और V, LCM A और B। साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सर A और B क्या है। तो A और B हम आपको बताना चाहते हैं कि जो HCF का मान निकलेगा उसको हम ये जो 306 लिखा हुआ है इसको हम A मान लेंगे और ये 657 है इसको हम B मान लेंगे। ये दोनों दिया रहता है, ये दोनों संख्याएं हैं A और B, एक जो आपके क्वेश्चन में पहले से दी हुई रहती हैं। तो यहाँ आप जैसे मानते हैं तो A बराबर 306 है इसमें और B बराबर 657 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो अब जैसे ही यह सवाल सॉल्व करेंगे तो A का मान A की जगह और B का मान B की जगह, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 306 इंटू 657 इसको लिखने के बाद बराबर बराबर से आएगा HCF A और B। HCF A और B का मतलब है कि HCF A का मान A है, B का मान A है, इसका मान क्या है। तो HCF A और B का मान 9 दिया गया है, तो इसकी जगह पे 9 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। A और B, A का मान 306, B का मान 657, A का मान यहाँ लिख दिया, B का मान यहाँ लिख दिया। HCF A और B का जो मान दिया गया है वो ऊपर से लिख के 9 लिख दिया गया है। इसके बाद यह गुणाकार चिन्ह है, इसको फिर से लगाएंगे। गुणाकार चिन्ह जो LCM है, LCM A और B का निकालना है। तो LCM A का मान A है, B का मान A है, तो LCM इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे क्योंकि निकालना है, ये तो पता है नहीं। 306 और इसका 657। ठीक है साथियों। अब आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो एक होता है पक्षांतर। पक्षांतर यानी कि होता है पक्षों का अंतर, यानी कि दो पक्षों में बात होती है। और ऐसा मान लीजिए कि आप जैसे दो व्यक्ति हैं, उनको एक व्यक्ति को एक पक्ष, दूसरे व्यक्ति को दूसरा पक्ष मान लीजिए। यदि एक व्यक्ति के पास कुछ रुपए है और यदि दूसरे व्यक्ति के पास कुछ रुपए हैं, यदि पहले व्यक्ति से वह व्यक्ति कुछ रुपए लेता है तो यदि उस व्यक्ति जो पहले व्यक्ति के पास जो रुपए थे वो उसकी संपत्ति थी, उसकी प्रॉपर्टी थी, यदि कोई दूसरा लेता है तो वह उस व्यक्ति का कर्जदार हो जाता है।
यानी कि उस व्यक्ति का ऋणदार हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी एक पक्ष में एक संख्या यदि प्लस में दी गई हो, तो यदि हम उसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वह संख्या ऑटोमेटिक माइनस की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति उस व्यक्ति का कर्जदार है। और ऋण मतलब होना ऋण मतलब होता है माइनस, माइनस आप लोग जानते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के पास कोई संख्या माइनस में है तो उसको प्लस में वो वहां पहुंचती है तो वह प्लस में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कोई व्यक्ति यदि कर्ज लिए है और वह कर्ज वह उसी मालिक को, यानी पक्ष तो दो ही है, व्यक्ति तो दो ही है, एक लेने वाला है एक देने वाला है, तो यदि देने वाला अपना कर्ज उसी मालिक को दोबारा लौटा देता है तो वह प्लस में हो जाता है। समझ में आ गया है आप लोगों को? और उसके बाद यदि कोई संख्या गुणा में एक पक्ष में है, दूसरे पक्ष में जाएगी वह भाग में हो जाएगी इसी प्रकार। और यदि वह पहले पक्ष में भाग में है तो दूसरे पक्ष में जाके गुणा में हो जाएगी। साथियों ये आप लोग पहले भी 9th क्लास तक पढ़ चुके होंगे। और यदि नहीं पढ़ा है तो हमारी जो बैच होगा कल से जो स्टार्ट होने जा रहा है उसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से पक्षांतर प्लस माइनस हर चीज बिल्कुल ही बेसिक से करवाएंगे। लेकिन आज ये डेमो क्लास है इसलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे और आपको यह सवाल सॉल्व करा के बताएंगे। ठीक है साथियों? तो इसमें जो 306 इंटू 657 9 गुणा एलसीएम 306 और 657 का दिया गया है, ये एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए इस 9 को इस तरफ लाना पड़ेगा, तब ये अकेला बचेगा और जो ये अकेला बचेगा वही इसका एलसीएम निकल आएगा। चलो तो देखते हैं। तो जैसे ही इसको 306 इंटू 657 ये इस तरफ गुणा में है, और मैंने आपको बताया साथियों कि यदि कोई गुणा में होता है उसको इस तरफ दूसरे पक्ष में लाते हैं तो वह भाग में आता है। ये हमने किया यहाँ पक्षांतर। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ, तो यह हुआ है पक्षांतर। और यहाँ पर फिर वैसा ही लिख देंगे एलसीएम 306 और 657। इसका जैसे ही काटेंगे, इसको आप लोग काट लीजिए, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। 9 से 9 3 27 और 9 4 36। इसको 9 से जैसे ही काटते हैं 9 3 27, 3 बचते हैं, यहाँ 36 हो जाता है, 9 4 36 और यह आ जाता है एलसीएम बराबर एलसीएम कौन सा है 306 और 657 का एलसीएम आ जाता है बराबर 657 इंटू 34। और जैसे ही इसका गुणा करते हैं साथियों तो इसका गुणा आ जाता है साथियों, आप करके देखिए, हम बताते हैं आपको। 34 7 3 7 21 4 7 28, यानी कि 4 7 28 8 आ गया है। और 34 7 34 5 340 का था। चलो साथियों आप गुणा कर लीजिए, हम देख के लिख देते हैं इसमें कितना आ गया। इसका गुणा आता है 22 33 8। ये इसका आंसर निकल के आ गया है साथियों। तो साथियों आप देख चुके होंगे ये बहुत ही बेहतरीन सवाल जो PYQ रहा है। पहले हमने आपको लगवा दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि अभी हम इतने पॉपुलर टीचर नहीं हैं कि हम AC लगवा पाएँ, या हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। फिर भी लेकिन हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। कुछ भी हो, गर्मी कितनी भी लगे, कुछ भी समस्याएं आएँ, किंतु मेहनत कम नहीं होगी, मेहनत बराबर। बस आप लोगों को हमारे साथ लगातार अंत तक बने रहना है। ठीक है साथियों, हम आपको एक सवाल और भी कराए देते हैं। जो सवाल रहेगा अध्याय 3 का, अध्याय 3 जो है, मैं एक मिनट NCERT बुक में चेक कर लेता हूँ कि कौन सा सवाल है। ये भी शायद मुफ्त सवाल है और ये बड़ा सवाल है, और यह बड़े सवालों में से एक माना जाता है। जो अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यह अध्याय का नाम है। साथियों ये आपने नोट भी कर लिया होगा, हमें पूरी आशा है। और यदि आपने नोट ना भी किया हो, आपको समझ में आया है या नहीं आया है, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा बहुत ही हौसला बढ़ता है, बहुत ही मनोबल बढ़ता है। क्योंकि अपना जो संबंध होता है वो बिन देखे संबंध होता है ना। आप तो हमें देख पा रहे हैं किंतु हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। चलो आओ हम आपको अध्याय 3 का एक सवाल और लगवा देते हैं।
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली जो रहने वाली है 3.3 एक्सरसाइज 3.3 यानी कि 3.3 के क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला ही है, उसमें जो हेडिंग है उस हेडिंग को हम आपको पढ़ के सुनाई देते हैं। इस बोर्ड पर कहाँ लिखेंगे, सवाल सीधा नोट कर लेंगे। उसकी है कि निम्न रैखिक युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं उसी को प्रतिलोपन विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो रहने वाला है यह सवाल होगा प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का सवाल है और सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। यह क्वेश्चन दिया गया है। साथियों, जब इसमें ये दिया जाता है कि रैखिक युग्मों को हल कीजिए, तो रैखिक युग्म वह युग्म कहलाते हैं जिस पर कोई भी घात ना हो। यदि एक पे 2 की घात लगी होती है तो वह द्विघात समीकरण हो जाता है, 3 की लगी होती है तो त्रिघात समीकरण हो जाता है। साथियों, समीकरण कौन कहलाता है, समीकरण वह कहलाता है जो कम से कम 2 पक्षों में तो हो ही। यह 2 पक्षों में है, एक पक्ष इसका यह है, एक पक्ष इसका यह है, तब यह समीकरण हो गया। आप लोग बोलेंगे सर कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें तो ये मैथ थोड़ी है, इंग्लिश है। अरे तो भाइयों, इसमें इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। मैथ के कुछ अंक होते हैं, बाकी जो अंक होते हैं वो इंग्लिश के ही होते हैं। इसको चर बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। जब चर और अचर दोनों ही मिलते हैं उसे समीकरण कहते हैं। तो साथियों, इसमें जो वो बोल रहे हैं कि रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विधि किसी से भी हल कीजिए, तो इसमें साफ साफ उनका कहना है कि आप x और y का मान हमें बता दीजिए। साथियों, इसमें और बहुत ही सिंपल सवाल है, कहने को बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़े सवालों में से गिना जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। हाँ, देखने में भले ही बड़ा है, समझने में अगर आपको समझ में आता है तो कुछ ही आप ऐसे मानिए कि 1 मिनट के अंदर ही आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलो आप देखते हैं ये सवाल। तो क्वेश्चन है, लेकिन हम क्वेश्चन को ही यहाँ से सीधा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसको बार बार क्यों हम नोट करें। तो इसको माना समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको अभी साथियों यदि आपको समझ में नहीं भी आता है, आप टेंशन नहीं लीजिए, चिंता नहीं कीजिए, हम आपको फिर से बोले दे रहे हैं। हम आपको जैसे ही कल से बैच स्टार्ट करेंगे, हम आपको बिल्कुल ही शुरुआत से बेसिक टू एडवांस बिल्कुल ले चलेंगे। आप लोगों को समझने में कल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह सिर्फ डेमो क्लास है, इस वजह से हम आपको, अब आप बताइए, हम आपको मैथ के अध्याय इस पूरे बुक का सबसे कठिन सवालों में से करा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसको थोड़ी समझने में कठिनाई आएगी। यदि आप पहले नहीं पढ़े, यदि आप पहले आपने 9th क्लास तक अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है। तो देखिए साथियों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है कि इसमें से आपको जो भी समीकरण आपको लेना हो, वह समीकरण आप इसमें से एक समीकरण ले लीजिए और उस समीकरण से आपको x या y का मान कुछ भी निकले उसको निकाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि जो रियल चाहिए वही निकले, अभी रियल नहीं निकलेगा, अभी तो एक मान ऐसा निकलेगा जो अपना काम चला देगा, कहने को आगे अपने सवाल को ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। चलो देखते हैं। तो हम इसमें से समीकरण चलो पहला ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। जैसे ही समीकरण 1 से लिखते हैं तो समीकरण 1 को यहाँ पर नोट कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। अब यह समीकरण को यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसका यह मतलब है कि हमें इस समीकरण से x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। जो भी मान निकालना हो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वह मान रियल मान नहीं होगा। अभी वह मान जो इस सवाल में पूछा है कि x और y का मान निकालो, वह मान वो नहीं है। उस मान के माध्यम से हम आगे x और y का रियल मान निकाल पाएंगे। समझ गए ना साथियों? x प्लस वाई से ये x प्लस वाई 14 लिखा हुआ है, इससे हम मान निकाल लेते हैं। पहले सवाल में भी हम आपको पक्षांतर बता चुके हैं। यदि ये 2 व्यक्ति होते हैं, पक्षांतर इसमें 2 पक्ष हैं या 2 व्यक्ति मान लीजिए, एक व्यक्ति होता है और दूसरा व्यक्ति होता है, दोनों के पास ही पैसे होते हैं। एक व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति को पैसे दे देता है तो जो देता है वो कर्जदार होता है, जो देता है वो दाता हो जाता है। यानी कि यदि किसी इस भाग में यदि कोई मान प्लस में है, वह इस भाग में जाएगा, यानी कि वह कर्ज दे देगा, माइनस में पहुंच जाएगा।
और यदि इस भाग में कोई मान माइनस में है वो यहाँ आता है तो वह मान प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह माइनस में है तो वह पहले से कर्जदार है, वह अपने मालिक के पास उस पैसे को, जिस पैसे का जो मालिक है वह पैसा उसी मालिक के पास जा रहा है, तो वह प्लस में ही हो जाएगा। चलो आप देखते हैं। तो जैसे x का मान निकालना है तो x बराबर यहाँ पर 14, जैसे यह y इस पक्ष में था, इसको इस पक्ष में दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं। यहाँ पर यह प्लस का था तो इस तरफ जाएगा तो एब्सोल्युटली माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल भी ये माइनस का हो गया। जैसे ही भाई ये माइनस का होगा ना तो यानी कि x का मान निकल आया, लेकिन यह मान रियल नहीं है, अभी यह वास्तविक मान नहीं है, जो चाहिए था वो नहीं आया। इससे आगे अपन को जो सवाल सॉल्व करने में वह आसानी होगी, इस वजह से यह मान अपन निकाला है। चलो देखते हैं। तो इस मान का करें तो करें क्या, कुछ नहीं करना है। इस मान को जो x का मान निकला है, इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, जहां आप उचित समझें। हम समीकरण 2 में उचित समझते हैं तो हम 2 में रख देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि आप समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में। यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, समीकरण 2 को पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, यह समीकरण 2 था, यहाँ पर हम मान रख देते हैं इसमें। देखिए साथियों क्या था, x माइनस वाई बराबर 4 था, x का मान रखना है, जहां x लिखा है वहां पर 14 माइनस वाई लिख देना है। चलो और लिखते हैं। तो ये x लिखा है यहाँ पर, तो इस x की जगह पर तो 14 माइनस वाई कहाँ लिखा है, इस x की जगह पे 14 माइनस वाई मैंने लिख दिया है। माइनस वाई का माइनस वाई वैसा ही रहेगा। साथियों ये माइनस वाई ये नहीं है, ये माइनस वाई ये वाला है। 14 माइनस वाई का 14 माइनस वाई, जो ये मान रहा इतना मान x का है, इसमें स्पष्ट लिखा है, और यह मान स्वयं इसका है, बराबर में 4 का 4 आ जाएगा। साथियों अब आप समझ सकते हैं एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति के पास 2 रुपए कर्ज में है और यदि वह 2 रुपए और कर्ज में ले लेता है तो क्या उसका कर्ज पूरा हो गया? क्या वह कर्ज से मुक्त हो गया? नहीं, अब वह कर्ज और कर्जदार हो गया, ज्यादा हो गया, तो उस 2 में 2 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, किंतु रहेगा तो वह कर्जदार ही, इसीलिए उसके पास 4 हो गए, वो भी कैसे, माइनस के, यानी कि कर्जदार, यानी -2 जोड़ करके 4 हो जाएंगे, लेकिन होंगे माइनस के। साथियों आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार यहाँ है, जब माइनस वाई लिखा है, ये भी माइनस वाई लिखा है, तो माइनस वाई क्या होंगे भाई, 2 माइनस वाई हो जाएंगे, बिल्कुल। तो 14 है, ये माइनस के 2 वाई हो जाएंगे, क्योंकि यह पहले से ही कर्जदार थे, अब दोनों ही हो गए, दोनों माइनस माइनस हो गए, 2 माइनस वाई बराबर 4। अब साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा चिन्ह बदल जाएंगे, स्वाभाविक है। तो ये -2 वाई जैसा ही रहेगा 4। अब आप कहेंगे कि इसके सामने तो कोई चिन्ह लगा ही नहीं है, ये कैसे पता करें ये माइनस का है कि प्लस का है? साथियों जब भी कोई चिन्ह ना लगा हो आपको समझ जाना है कि वह हमेशा ही प्लस का होता है। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि यह दोनों ही जो अंक लिखे हैं यह दोनों ही प्लस के हैं। चलो अब इसको माइनस में ले जाते हैं, तो यहाँ से आते हैं, यहाँ माइनस में ले जाते हैं, -14 हो जाएगा। अब जैसे ही -14 होगा तो -2 वाई बराबर, यहाँ देख लेते हैं भाई, एक अंक प्लस का है, एक अंक माइनस का है, ये भी होता है। तो ये ऐसा जब ऐसी स्थिति आती है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और चिन्ह वो आता है जो संख्या बड़ी हो। कैसे भाई, बिल्कुल सिंपल है। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए कर्ज के हैं, यानी कि माइनस के 5 रुपए हैं। दूसरा व्यक्ति है, और वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास है 2 रुपए स्वयं के। जब वह 2 रुपए स्वयं के हैं उस व्यक्ति के पास, और 5 रुपए उसके पास कर्ज के हैं, तो जब वह दोनों को मिलाएगा, वह व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, जब वह दोनों ही अंकों को मिलाएगा तो एक प्लस का उसके पास, एक माइनस का है, तो जो उसका स्वयं का है वो उस माइनस में से कम हो जाएगा। तो उस माइनस में से जैसे ही कम होगा तो यहाँ भी वही करना है, करना माइनस ही है। जब एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस की है, क्यों माइनस कर दिया सर, बिल्कुल 14 में से 4 गए। अब माइनस किस में से करते हैं, माइनस भाई उसी में से तो करेंगे जो ज्यादा होगा, घटाएंगे किस में से, जो संख्या ज्यादा होगी। 14 में से 4 को घटा देते हैं, 10 बचते हैं।
किंतु चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का? तो चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों? सीधा सिंपल बताएं तो माइनस की संख्या बड़ी है। यदि मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो भाई जिसके पास 5 रुपये माइनस के थे और उसके बाद 2 रुपये प्लस के आ गए, 2 रुपये उसने कमा लिए, 5 उसके पास कर्ज के थे, तो वह उनको देने के लिए चला गया कि भाई अपना कर्ज ले लो। तो उसने 2 रुपये दे दिए, तो वो बोलता है कि अब तुम्हारे ऊपर 3 रुपये और हैं। तो वो कैसे हैं? वो प्लस के नहीं, वो कर्ज के ही 3 रुपये भी बची हैं। यानी कि जो संख्या भी बची हुई है तो वह माइनस की ही है। तो जो 10 बची हुई है माइनस की है। अब देखते हैं, अब यह माइनस और यह माइनस कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? अरे भाई दोनों लोग हैं, एक व्यक्ति ने इससे कर्जा ले लिया, एक व्यक्ति ने उससे कर्जा ले लिया। अब दोनों एक दूसरे कर्जा लिए हैं, कहते हैं अरे भाई ना तू मेरा दे ना मैं तेरा दे रहा हूँ, दोनों लोग बराबर, या फिर दोनों दे ले, मैं तुझे देता हूँ और तू मुझे दे दे। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, कोई किसी को नहीं देते हैं। तो ये दोनों ही जैसे ही दोनों जब माइनस में आ गए तो दोनों ही कट गए। यहाँ पर स्पष्ट बचा है 2y बराबर 10, तो y बराबर 10/2। कैसे? मैंने बताया था कि पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा। यहाँ पर क्या 5 बचता है, y बराबर 5। ये रहा रियल मान y का। बट अभी x का रियल मान नहीं आया है। साथियों मैं पहले आपको बता चुका था यह सवाल बड़ा है, यह सवाल कठिन सवालों में से एक है। किंतु यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अगली बार जब आप लगाएंगे मात्र 1 मिनट के अंदर ही आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से लगा देंगे। हम आपको बिल्कुल बताते हैं जब मैं आपको यह अध्याय पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं, अब y का मान जो 5 निकला है इसको इन समीकरण में से किसी एक में रख देते हैं, एक में या 2 में। तो किस में रखते हैं? तो भाई ये बिल्कुल ये माइंड में रखना है कि जिस समीकरण से y का मान निकाला हो उसमें नहीं रखना है, दूसरे में रखना है। यानी कि यह 2 से निकाला है तो 2 में इस y का मान नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जिस समीकरण से यह मान निकालोगे आप y का, उसमें आपको यह मान नहीं रखना है। 2 से निकाला, 2 में नहीं रखना, 1 में रखना। चलो 1 में रख के देख लेते हैं क्या आता है। x + y बराबर 14 दिया गया था, y का मान रख देते हैं। x + y का मान क्या है? 5 बराबर 14। जैसे ही इस 5 को इस तरफ ले जाएंगे यह मान माइनस का हो जाएगा। एक पक्ष से दूसरे में ले जाते हैं माइनस का हो जाता है। x बराबर 14 - 5, x बराबर 9। तो साथियों आपको पता होना चाहिए यह दोनों ही मान रियल मान निकल के आ गए हैं। तो साथियों x बराबर 9, y बराबर 5, दोनों ही मान यही वास्तविक मान है। इसी को इसमें पूछा गया था, यही आंसर है। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।